स्थानीय सरकार बल्कि कहें, अलग से लिख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा है। स्थानीय सरकार पार्ट 1, लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। भारत सरकार पढ़ लिया हम लोगों ने, राज्यों की सरकार पढ़ लिया हम लोगों ने। तो भारत सरकार, राज्यों की सरकार पढ़ने के बाद हम लोग अब स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्थानीय सरकार के अंतर्गत लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत दो प्रकार की सरकारें आती हैं। एक है ग्रामीण स्थानीय सरकार, गांव में चलने वाली सरकार, ग्रामीण स्थानीय सरकार यानी गांव में चलने वाली सरकार, और नगरीय स्थानीय सरकार, शहरों में चलने वाली सरकार। शहरों में, गांव में चलने वाली सरकार ग्रामीण स्थानीय सरकार, और शहरों में चलने वाली सरकार नगरीय स्थानीय सरकार। अब जो गांव में चलने वाली सरकार है उसको पंचायत कहते हैं। आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहां पर पंचायत होगी, ग्राम स्तर की होगी, ब्लॉक लेवल की होगी, जिला स्तर की होगी, वो पंचायत कहलाएगी। और जो शहरी स्थानीय सरकार होती है, नगरीय स्तर पर स्थानीय सरकार होती है, उसको नगर पालिका कहते हैं। उसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग पंचायत और नगर पालिका इन दोनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इन दोनों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। पंचायतों के विषय में जो प्रावधान है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया अलग से, और नगर पालिकाओं के विषय में जो प्रावधान जोड़े गए वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़े गए। इन दोनों संविधान संशोधनों के द्वारा कुछ प्रावधान ऐड कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। उन्हीं प्रावधानों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के विषय में समस्त प्रावधानों की रचना की गई है। क्या प्रावधान रचे गए हैं इनमें? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 से लेकर के 243 ओ तक के प्रावधान जोड़े गए हैं, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11th शेड्यूल जोड़ा गया है। इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय लिखे गए हैं जो पंचायतों के कामकाज के लिए हैं कि पंचायतों का अधिकार क्या होगा, पंचायतों की जिम्मेदारियां क्या होंगी। ठीक उसी तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भाग 9 भी जोड़ा गया है, सॉरी भाग 9 ए जोड़ा गया है। ये भाग 9 था, ये भाग 9 ए, भाग 9 ए जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 से 243 से 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक के प्रावधान जोड़े गए हैं, और एक शेड्यूल जोड़ी गई है, अनुसूची जोड़ी गई है 12वीं, और इसमें लिखे गए हैं 18 विषय जिस पर नगर पालिकाओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन पर नगर पालिकाओं को कार्य करने का अधिकार दिया गया है। तो ये प्रावधान ऐड किए गए हैं लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से। इसका मतलब है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारी जो स्थानीय सरकार के बारे में चर्चा है, स्थानीय सरकार के बारे में चर्चा इन सारे पहलुओं पर, इन सारे बिंदुओं पर फोकस्ड रहेगी। पंचायतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नगर पालिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब पंचायतों और नगर पालिकाओं को पढ़ते समय हम लोग यह भी देखेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है, पंचायतों और नगर पालिकाओं का किस तरीके से भारत में इनका विकास हुआ है, और किस तरीके से पंचायतें और नगर पालिकाएं विगत वर्षों में कार्य करती रही हैं। क्योंकि प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट पर आते हैं, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में प्रावधान लिखे गए हैं उन आर्टिकल्स के प्रावधानों पर आते हैं। दो तरीके से आते हैं। और मेन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनालिसिस पर आते हैं, विश्लेषण पर आते हैं। वो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं कि भाई पंचायतें काम किस तरीके से कर रही हैं, पंचायतों के कामकाज में समस्याएं क्या हैं, उनकी वित्त से संबंधित क्या समस्या है, उनके कार्य करने में किस तरीके से, उनकी क्षमता क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्षमता बढ़ाने में क्या समस्याएं हैं। तो मेन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, वो विश्लेषणात्मक होते हैं। और जो प्री में क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट पर और आर्टिकल्स पर या कुछ फैक्ट हैं उन पर आते हैं। तो दोनों पार्ट को हम लोग यहाँ पर, दोनों चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं के विषय में, कैसे इनका विकास हुआ है हमारे देश में, और फिर कैसे भारत में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए प्रावधानों की रचना की गई है, और फिर क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या इनमें कमियां हैं, कैसे उन कमियों को दूर किया जा सकता है। फिर उन सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐतिहासिक विकास पढ़ने जा रहे हैं। इन सारी चीजों का ऐतिहासिक विकास पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका भारत में विकास हुआ है। स्वतंत्रता के बाद, ब्रिटिश काल से ही वैसे भारत में शुरुआत हो गई थी इन सारी चीजों की। जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले 1688 में जो पहला नगर निगम स्थापित किया गया। ऐतिहासिक विकास, अगर आधुनिक समय में ऐतिहासिक विकास की बात करें, वैसे तो प्राचीन भारत में तो बहुत लक्षण थे, लेकिन वो हमारे अध्ययन का विषय नहीं है। 1688 में सबसे पहले मद्रास में नगर निगम बनाया गया। मद्रास में नगर निगम बनाया गया पहली बार। यहीं से भारत में लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत मानी जाती है। फिर आगे चल करके 1726 में अलग अलग जगहों पर नगर निगम बनाए गए और इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई।
लेकिन 1882 सबसे महत्वपूर्ण समय है। जो रिपन का कार्यकाल था 1980 से लेकर के और 1984 तक, 1880 से लेकर के 1884 तक रिपन भारत के वायसराय थे। तो रिपन के कार्यकाल में स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाने के लिए कुछ अधिकार दिए गए, जिसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र रिपन ने डिक्लेयर किया। रिपन ने स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा डिक्लेयर किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि रिपन ने बताया कि स्थानीय स्तर पर लोगों को क्या अधिकार मिलने चाहिए, कैसे उनको आपस में मिल बैठ करके निर्णय लेना चाहिए, कैसे उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या अधिकार मिलने चाहिए, कैसे चुनी हुई सरकार होनी चाहिए लोकल लेवल पर। तो इन सारी बातों के विषय में कुछ दस्तावेज उन्होंने दिए, उन्होंने वर्णन किया। उसको हम लोग लोकल गवर्नेंस का, स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं। यहीं से स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाने की शुरुआत हुई और इसीलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। क्योंकि पहली बार कोई अंग्रेजी वायसराय ऐसा था जिसने हमारे यहाँ पंचायतों को मजबूत बनाने की बात की थी, इसके अलावा किसी ने नहीं की थी। लेकिन रिपन ने ये जो प्रपोजल दिया, ये प्रपोजल आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, ये प्रपोजल आगे लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ? इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि रिपन के बाद के जो वायसराय थे उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि भारत के लोग मजबूत बने, ये अंग्रेज कहाँ चाहते थे? वो तो रिपन ने न जाने क्यों शुरू कर दिया, थोड़े से उदार व्यक्ति थे। तो आगे के वायसराय बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि भारत अधिकार संपन्न बने, तो उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी ओर जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जिले में जिला का कलेक्टर, नौकरशाह, उसको लगता था कि अगर पंचायत मजबूत हो जाएगी तो ग्राम प्रधान हमारी सुनेगा ही नहीं। जैसे आज आप किसी जिले में देखें, कोई भी जिलाधिकारी है अगर, तो उस जिले में जो गांव का ग्राम प्रधान है, अगर उसी के दल की सरकार है तो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता। आप लोगों ने ये देखा होगा, जिलों में अनुभव किया होगा। लोकल स्तर की जो नेतागिरी है, जो पॉलिटिक्स है, वो बड़ी जटिल है ना, बड़ी चैलेंजिंग है। तो जितने ब्यूरोक्रेट्स थे उनको लगा कि अगर ये पंचायतें मजबूत होंगी, ताकत पंचायत को मिलेगी, ग्राम प्रधान को मिलेगी, तो हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं, हमारे तो अधिकारी कम हो जाएंगे। तो ब्यूरोक्रेट्स ने भी विरोध किया, उन्होंने भी इसे लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उसका परिणाम यह हुआ कि रिपन ने जो शुरुआत की थी एक तरीके से कि गांव में पंचायतों को मजबूत बनाएं, फिर गांव में पंचायतें बनेंगी मजबूत, तो फिर नगरपालिकाएं भी धीरे धीरे मजबूती की ओर आगे बढ़ेंगी, उन पर भी काम किया जाएगा। रिपन ने जो शुरुआत की, वो शुरुआत रिपन के जाने के बाद धराशायी हो गई, क्योंकि रिपन, ये 1882 की बात है और 1884 तक ही रिपन का कार्यकाल था, बमुश्किल 2 साल और। 1884 के बाद फिर रिपन का कार्यकाल खत्म हो गया, तो किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, तो इस दिशा में कोई प्रगति आगे नहीं हुई। लेकिन 1919 के अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय हस्तांतरित विषय बना दिया गया। स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय हस्तांतरित विषय बना दिया गया। अब ये कौन सी बला है? हस्तांतरित विषय क्या है? प्रांत का मतलब तो समझ रहे हो, स्टेट, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, पहले प्रांत कहते थे, राज्य नहीं कहते थे इनको, पहले इनको प्रांत कहते थे। तो प्रांतीय हस्तांतरित विषय बना दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कि जो प्रांत होता था, प्रांतों में एक गवर्नर होता था। जैसे आज राज्यपाल होता है ना, तो राज्यपाल तो नाम मात्र का प्रधान है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के हाथों में है, लेकिन अंग्रेजी काल में मुख्यमंत्री जैसी चीज तो थी नहीं। तो प्रांतों में गवर्नर होता था और गवर्नर ही प्रांतों की सारी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता था। अब प्रांतों से कहा गया कि भाई देखो, तुम 2 तरीके से प्रांतों में सरकार चलाओगे, 2 तरीके से सरकार चलाओगे। कैसे 2 तरीके से सरकार चलाओगे? एक तरीका यह होगा कि तुम्हारी जो मर्जी तुम निर्णय ले लो, उसकी जवाबदेही तुम्हें नहीं दिखानी है, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी किसी के प्रति, जो मर्जी चाहे तुम निर्णय ले सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कहा गया कि निर्णय तो तुम्हें ही लेना है, यानी गवर्नर को लेना है, लेकिन तुम अपनी मर्जी से निर्णय नहीं लोगे, तुम्हें किसी से पूछना पड़ेगा, किसी भारतीय व्यक्ति से पूछना पड़ेगा और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। तो एक तो गवर्नर को कहा गया कि तुम अपनी मर्जी से निर्णय ले सकते हो कुछ विषयों पर, दूसरा गवर्नर से कहा गया कि नहीं, अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले पाओगे, किसी से पूछ के निर्णय लेना पड़ेगा तुम्हें, और जो निर्णय तुम लोगे उस निर्णय के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी भी तय होगी, गवर्नर की जिम्मेदारी भी तय होगी। तो कुछ विषयों के लिए गवर्नर की जिम्मेदारी तय की गई, कुछ विषयों के लिए गवर्नर की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। जिन विषयों के लिए गवर्नर की जिम्मेदारी तय नहीं हुई, इसे बहुत ध्यान से समझ लेना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ये बड़ा टेक्निकल है, बुक से पढ़ के तो नहीं आएगा। उसे आरक्षित विषय कहा गया, रिजर्व्ड सब्जेक्ट कहा गया। और जिन विषयों पर गवर्नर की जिम्मेदारी तय होनी थी, उसे हस्तांतरित विषय कह दिया गया, ट्रांसफर्ड कह दिया गया। कि जो प्रांतों में गवर्नर होगा, प्रांत मतलब राज्य, हमने बताया यूपी, बिहार टाइप, तो जो प्रांतों में गवर्नर होगा, चूंकि ब्रिटिश प्रांत होते थे ना, तब आज की तरीके से स्वतंत्र तो थे नहीं, क्योंकि आजादी थी नहीं, तो जो ब्रिटिश के प्रांत थे, उन प्रांतों में सरकार चलाने की जिम्मेदारी गवर्नर की थी, देश में वायसराय की थी, देश का मुखिया वायसराय होता था, प्रांतों का मुखिया गवर्नर होता था, गवर्नर वायसराय के अधीन काम करता था। लेकिन गवर्नर को 1990 में कहा गया, 1919 में 1919 के अधिनियम में कहा गया कि देखो, तुम 2 तरीके से काम करोगे। एक तरीका तो यह है कि तुम्हारी जो मर्जी आए तुम निर्णय ले सकते हो, तुम्हारी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जब तुम्हारी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो उसे कहा गया आरक्षित विषय। गवर्नर निर्णय हेतु
किसी के प्रति जिम्मेदारी किसकी होगी, उसको कहते थे विधायिका या विधानमंडल। गवर्नर निर्णय के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जो मर्जी चाहे निर्णय ले, जैसे पुलिस, जेल, कानून व्यवस्था इत्यादि। ऐसे विषयों पर गवर्नर से कहा गया कि भाई जो तुम्हारी मर्जी तुम डिसीजन ले सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी तुम डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि भाई पुलिस भी तुम्हारे पास रहेगी, कानून व्यवस्था भी तुम्हारे पास रहेगी, जिसकी मर्जी पकड़ो जेल में डालो, बस भारतीय आंदोलन न करने पाए, ये ध्यान रखते रहना। तो पुलिस, कानून व्यवस्था, ये सारी जिम्मेदारी दे दी गई। आरक्षित विषय, उसके पास रिजर्व है, ये अधिकार उसी का है, रिजर्व है उसका अधिकार निर्णय लेने का। लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जैसे खेती है, कृषि है, सिंचाई है, स्थानीय शासन है, यानी स्थानीय सरकारें हैं, पंचायतें हैं, ऐसे विषयों के लिए गवर्नर से कहा गया कि निर्णय तो तुम्हें लेना है, लेकिन तुम अपनी मर्जी से निर्णय नहीं लोगे। कैसे लोगे निर्णय? एक मंत्री होगा, वो भारत का निवासी होगा, उसे मंत्री बनाना पड़ेगा, उसकी सलाह से निर्णय लेना होगा, उसकी सलाह से जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के प्रति जो राज्य का विधानमंडल होगा उसके प्रति जिम्मेदारी भी तय होगी, उसके प्रति जवाबदेही भी निभानी होगी। इस तरीके से जिम्मेदारी निभानी होगी। तो दो तरीके के विषय हो गए, एक तो गवर्नर निर्णय के लिए किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, जैसी मर्जी वो निर्णय ले, दूसरा गवर्नर निर्णय के लिए जिम्मेदार होगा, किसके प्रति होगा? विधायिका के प्रति। तो गवर्नर किसी भारतीय मंत्री की सलाह से निर्णय लेगा और विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार भी होगा, उत्तरदायी होगा। विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार, उत्तरदायी होगा। जैसे स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, कृषि है, सिंचाई है, पशुपालन है, इस तरीके के सारे विषय हस्तांतरित विषय बना दिए गए। यही बात मैंने आपको यहां पर लिखाई कि 1919 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय हस्तांतरित विषय बना दिया गया। प्रांतीय हस्तांतरित विषय बना दिया गया, इसका मतलब है कि अब गवर्नर निर्णय लेगा और गवर्नर उस निर्णय के प्रति विधानमंडल के लिए विधानमंडल के सामने जिम्मेदार भी होगा और निर्णय अपनी मर्जी से नहीं लेगा, किसी भारतीय को मंत्री बनाएगा, उसकी सलाह से निर्णय लेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हस्तांतरित विषय में स्थानीय सरकार को शामिल करके यह निश्चित करने की कोशिश की गई कि भारतीयों के द्वारा ही पंचायतों का प्रबंध किया जाए, उसमें अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव होगा वो कम होगा। फिर 1935 का जब अधिनियम आया, 1935 का जब अधिनियम आया, तो उसमें स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय सूची का विषय बना दिया गया। क्योंकि जैसे आज संविधान में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक संघ सूची होती है जिस पर संसद कानून बनाती है, एक राज्य सूची होती है जिस पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है, तीसरी समवर्ती सूची होती है जिस पर दोनों कानून बनाते हैं। तो इस प्रकार की लिस्ट का निर्माण 1935 के अधिनियम में किया गया था। वहां आज जिसको हम राज्य सूची कहते हैं, वहां उसे प्रांतीय सूची के नाम से जाना जाता था। तो जो लोकल गवर्नमेंट का विषय है, लोकल गवर्नमेंट का विषय प्रांतीय सूची का विषय बना दिया गया, प्रोविंशियल लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया। फिर स्वतंत्रता के बाद जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी वही कंटिन्यू हो गई और स्थानीय सरकार को राज्य सूची का विषय बना दिया गया। हमने आपको बताया है कि स्थानीय सरकारों के विषय में अब ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अभी हमने शुरू में बताया कि प्रांतीय सूची यानी 1919 के अधिनियम में जिसे प्रांतीय सूची कहा गया, अब प्रांत के बजाय राज्य है, तो अब ये राज्य सूची का विषय हो गया। यानी देखो, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई वही कंटिन्यू हो गई, केवल नाम बदले हैं। जैसे यूपीएससी नहीं था, पहले इसको सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते थे, फिर इसका नाम बदला फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहने लगे, अब इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। नाम बदला है, आत्मा नहीं बदली, आत्मा बदलना जरूरी। स्थानीय सरकार अब राज्य सूची का विषय हो गया। इसके अलावा आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत, ये नीति निर्देशक तत्व है, उसमें प्रावधान शामिल कर दिए गए। कैसे और क्यों, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बात कह दी गई, क्योंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जिम्मेदारी अब राज्यों की सरकार को दे दी गई कि राज्य की सरकारें अब स्थानीय सरकारों के विषय में कानून बनाएंगी और कानून बना करके स्थानीय सरकारों के लिए मामलों का प्रबंध करेंगी। तो राज्यों को जिम्मेदारी दे दी गई। अब राज्य कैसे काम करते हैं, किसी से छुपा हुआ तथ्य तो है नहीं। अब जब लोग इतना जागरूक हो गए हैं, तब थोड़ा सा सरकारों को भी जागरूक होना पड़ा है और सरकारों को लोगों के लिए काम भी करना पड़ा है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो ऐसा था नहीं, संसाधन भी कम थे हमारे पास, तो राज्यों ने इस दिशा में बहुत ठोस कदम नहीं उठाए। लेकिन फिर भी ऐसे अवसर उत्पन्न हुए जब पंचायती राज सिस्टम को सुदृढ़ करने, मजबूत बनाने के लिए वातावरण निर्मित होने लगा। कैसे वातावरण निर्मित होने लगा, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 1952 में 2 अक्टूबर की बात है, गांधी बाबा को तंग करते हैं हम लोग किसी भी कार्यक्रम के लिए। 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका पर्पस था ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना।
ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। सर्वांगीण मतलब चौतरफा विकास, चारों तरफ विकास। चारों तरफ विकास का मतलब कृषि, उद्योग, सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ, सब कुछ, कृषि, कोई भी चीज बचेगी नहीं। गांव का चौतरफा विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। इसी को आगे बढ़ाने के लिए 1953 में राष्ट्रीय प्रसार योजना भी शुरू की गई। प्रसार मतलब फैलाना, आगे बढ़ाना, प्रसार का मतलब फैलाना, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम। अब जब ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किए गए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किए गए, जिससे हमारे गांव विकसित हो सके, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव विकसित होंगे तभी भारत विकसित होगा। अगर गांव विकसित नहीं होंगे तो भारत विकसित नहीं होगा। तो फिर गांव के विकास के लिए सर्वांगीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई। अब सर्वांगीण विकास कार्यक्रम 1952 में लागू हुआ, तो जब लगभग 5 साल बीतने लगे तो भारत सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया था। इसलिए भारत सरकार ने सोचा कि चलो पता करते हैं कि ये कार्यक्रम लोगों तक कैसे पहुंचे, कितना लाभ लोगों को मिला, लोग कितना प्रॉफिट ले पाए हैं। तो 1957 में एक कमेटी बनाई गई जिसको कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बी.आर. मेहता भी कहते हैं, बी.आर. मेहता भी कहते हैं। और इनका उद्देश्य था, इनका कार्य था कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे उनकी समीक्षा करना। सीडीपी की समीक्षा, सीडीपी मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमने शॉर्ट में लिख दिया ये सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की जाए और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करके ये बताया जाए कि इनका लाभ लोगों तक कितना पहुंचा। बलवंत राय मेहता ने 1957 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी। जनवरी 1957 में समिति का गठन किया गया। फटाफट इन्होंने काम किया। नवंबर 1957 आते आते इन्होंने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी। बोले लो, तुम्हारा कार्यक्रम फ्लॉप शो था। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम चलाए वो फ्लॉप शो साबित हुए। कोई लाभ नहीं मिला ग्रामीण क्षेत्रों को 5 सालों में। अब कोई लाभ नहीं मिला ग्रामीण क्षेत्रों को 5 वर्षों में। क्यों नहीं मिला? रीजन बहुत सारे थे। सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार था। सरकारी अधिकारियों को लगा कि अच्छा खासा पैसा आ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो ना हो, अपना तो किया ही जा सकता है, तो अपना किया, अपना विकास किया तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रह गया। तो करप्शन था सबसे बड़ा मुद्दा। स्वतंत्रता के बाद से ही करप्शन एक बड़े मुद्दे के रूप में रहा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, लोग जागरूक नहीं थे। 1951 में जब सेंसस आया, जनगणना के आंकड़े आए, तो पता चला कि 14% लोग केवल पढ़े लिखे हैं, 14% लोग केवल साक्षर हैं। 100 में से 86 लोग अक्षर नहीं पहचानते। तो जब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे समझदार होंगे? तीसरी बात, कार्यक्रम के बारे में लोगों को पता नहीं था। लोग जानते नहीं थे कि गांव के विकास के लिए भारत सरकार ने कोई योजना चलाई। क्यों? क्योंकि पहले आज के तरीके से तो मीडिया था नहीं, समाचार पत्र आते थे दूर दूर, तब पहुंचने में बड़ा विलंब होता था। रेडियो थे गांव-गांव में, आज के जैसे रेडियो भी नहीं। तो रेडियो का नाम निशान एकदम खत्म हो गया है लगभग। पहले तो रेडियो, अब मैं आपको कौन सी साइज दिखाऊं, यहां पर उठा के तो दिखा नहीं सकता, मेरे सामने पोडियम रखा है जिस पर मैं थोड़ा सा सहारा ले लेता हूं बोलते बोलते। वो पोडियम जितना बड़ा होता है, आप ऐसे समझो कि अगर आपके घर में 165 लीटर का फ्रिज होगा, या आपके घर में पढ़ने की जो टेबल होगी 3 फीट वाली, ऐसे समझ लो 3 फीट वाली आपके पास जो पढ़ने की टेबल होगी, उस टेबल को और 2-3 फीट ऊपर उठा दो, क्योंकि टेबल तो नीचे होती है, उसको 2-3 फीट और ऊपर उठा दो। उतना बड़ा रेडियो होता था। आपने तो नहीं देखा, हमने देखा। उतना बड़ा रेडियो होता था। गांव में या 2-3 गांव में एक रेडियो होता था मुश्किल से, जो बड़ा आदमी होता था, बहुत बड़ा आदमी होता था, उसके पास होता था रेडियो। तो वो जब समाचार का समय होता था या पुराने गानों का समय होता था, तो ही मौकों पर लोग सुनने आते थे। तो गांव से लोग रेडियो सुनने आते थे, चलो रेडियो सुनकर आते हैं, क्योंकि मिस्टर एक्स के यहाँ है रेडियो। तो वो भी अपने घर के बाहर रेडियो को बढ़िया से सजा करके पर्दे वगैरह से रखते थे कि भाई गांव के लोग आएंगे, रेडियो सुनने आएंगे। और जब रेडियो से समाचार खत्म हो जाते थे या गाना बजाना खत्म हो जाता था, गीत खत्म हो जाते थे, तो गांव के लोग चारों ओर चक्कर लगाते थे रेडियो के कि इतने बड़े आकार में इतने लोग आए कहां से होंगे, कहां से अंदर से बैठ के बोल रहा था ये जो भी समाचार सुना रहा था। अब उन्हें क्या पता कि ये बेतार संचार है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। उन्हें तो ये नहीं पता था, भाई अक्षर नहीं पहचानते 100 में से 86 लोग, तो उन्हें क्या पता कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। उन्हें तो लगा कि इतने लोग आए कैसे इसके अंदर। वो दौर था तो लोगों को समझ में नहीं आता था। तो बहुत सारे लोग तो ये नहीं जानते थे कि भारत सरकार ने उनके लिए कोई योजना चलाई है। जिन लोगों को ये पता था कि भारत सरकार ने गांव के विकास के लिए कोई योजना चलाई है, उनको ये नहीं पता था कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जाता है, इस योजना का प्रॉफिट कैसे लिया जाता है, इस योजना से बेनिफिट कैसे लें हम, इस योजना के लाभार्थी कैसे बने, इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए। कुल मिलाकर के कार्यक्रम फ्लॉप शो था। अब जब कार्यक्रम फ्लॉप शो था तो जिम्मेदारी समिति की ये थी कि वो बताए कि कार्यक्रम सफल कैसे हो। तो समिति ने अपनी सिफारिश की। समिति ने रिकमेंडेशन किया कि अगर हमें ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाना है, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम है, अगर हमें ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाना है, देश के गांव को विकसित करना है, तो हमें पहली बात, नंबर 1, लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा अपने अधिकार के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा। नंबर 2, हमें लोगों की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी।
लोगों को यह बताना पड़ेगा कि सरकार ने क्या कार्यक्रम चलाया है, नंबर 1। नंबर 2, यह बताना पड़ेगा कि कैसे उन कार्यक्रमों का बेनिफिट लिया जा सकता है, कैसे उन कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जा सकती है, यह भी लोगों को समझाना पड़ेगा, यह भी बताना पड़ेगा। जब हम ऐसा कर पाएंगे तब हमारे देश में सही अर्थों में विकास हो पाएगा, अन्यथा हमारे देश में सही अर्थों में विकास नहीं हो पाएगा। तो अब किया कैसे जाए, क्योंकि रिकमेंडेशन में हमने तो बड़ी सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की, लेकिन अब इतनी सरल भाषा में तो सरकारी रिपोर्ट तैयार तो होती नहीं है, वो तो सिद्धांत, संकल्पनाओं और तरह तरह की अवधारणाओं को लेकर के आगे बढ़ती हैं। तो इन्होंने सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। अब ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? लोकतंत्र का तो मतलब जानते हो, अभी दिया था वोट, कल जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है। तो लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों के द्वारा चुनी गई व्यवस्था हो, निर्णय लेने का अधिकार उन्हें हो जो लोगों ने जिन्हें चुना हो, जिनको लोगों ने चुनकर भेजा हो वो निर्णय लें, उनके पास सत्ता हो जिनको लोगों ने चुनकर भेजा हो। ये लोकतंत्र का सार है, यही लोकतंत्र है कि चुने गए लोगों को निर्णय लेने की सत्ता दी जाए। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? देखो, दो चीजें होती हैं। एक होता है, ये मान लो केंद्र है, केंद्र की ओर जाना, ये कहलाता है केंद्रीकरण, ये कहलाता है केंद्रीकरण। केंद्र की ओर जाना, केंद्र की ओर जाना यानी केंद्र क्या है? भारत सरकार, सारी सत्ता केंद्र में नहीं तो। और केंद्र से दूर जाना, केंद्र से दूर जाना, यह कहलाता है विकेंद्रीकरण। तो भारत में शासन का केंद्र क्या है? भारत में शासन का केंद्र है भारत सरकार, क्योंकि सारी सत्ता तो भारत सरकार के पास है ना। तो भारत में सत्ता का केंद्र भारत सरकार है, तो सारी सत्ता भारत सरकार के पास केंद्रित होती थी। इन्होंने ये सिफारिश की कि सत्ता भारत सरकार से दूर जाए। कौन सी सत्ता? निर्णय लेने की सत्ता, नीतियां बनाने की सत्ता, निर्णय लेने का अधिकार, नीतियां बनाने का अधिकार केंद्र से दूर जाए, भारत सरकार से दूर जाए। कहां दूर जाए? गांव में, शहरों में, गांव के लोगों के पास निर्णय लेने का अधिकार हो, नगरों में रहने वाले लोगों के पास निर्णय लेने का अधिकार हो, वहीं अपनी समस्या को खुद समाधान करें, मिल बैठ करके निर्णय लेकर के। तो इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ हो गया बच्चों कि निर्णय लेने का अधिकार निचले स्तरों, निचले स्तर, इसको ग्रास रूट कहते हैं, जहां घास जमी है, निचले स्तर पर सौंप दिया जाए, निचले स्तर पर सौंप दिया जाए। निर्णय लेने का जो अधिकार है वो निचले स्तर यानी ग्रास रूट लेवल पर सौंप दिया जाए। ग्रास रूट लेवल क्या होगा? गांव, शहर, सबसे निचले स्तर पर जहां नालियां बननी है, सड़कों की सफाई होनी है, ऐसा ना हो कि कहीं बारिश हो तो नाव लेकर के टहलना पड़े, निकलना पड़े। तो निर्णय लेने का अधिकार इन सारे मामलों में निचले स्तर ग्रास रूट लेवल पर सौंप दिया जाए, उसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने की थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का शब्द किसने दिया। ये सब इन्हीं के अकाउंट में आता है, बलवंत राय मेहता के अकाउंट में आता है। अब प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि भाई अगर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित करना है, यानी सत्ता निचले स्तरों पर सौंपनी है, तो सौंपने की प्रक्रिया क्या हो, सौंपने का तरीका क्या हो, कैसे उन्हें सत्ता निचले स्तर पर सौंपी जाए। तो इसके लिए उन्होंने खुद सुझाव दिया, उन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, 3 टियर पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था लागू हो, 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी इसको हम आगे शॉर्ट में कहेंगे पीआरआईज की स्थापना हो। तो 3 स्तर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो। अब ये 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कैसे होगी, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम स्थापित कैसे होगा, इसके लिए खुद इन्होंने बताया कि कैसे स्थापित होगा, सब कुछ बताया इन्होंने कहा गांव का स्तर होगा, ग्राम स्तर पर होगा, मध्य स्तर पर होगा और जिला स्तर पर होगा। गांव स्तर पर जो सिस्टम लागू होगा उसे ग्राम पंचायत कहेंगे, गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना हो। मध्य स्तर यानी ब्लॉक कह लो आप इसे, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति बनाई जाए और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया जाए, जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया जाए। 3 संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की, इसको 3 टियर पीआरआई कहते हैं, 3 स्तरीय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था कहते हैं,
गांव में ग्राम पंचायत हो, गांव की पंचायत हो, जिले मध्य स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति हो, और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। और ये जो पंचायत समिति है, इन्होंने कहा कि इस पंचायत समिति को विकास की धुरी बनाया जाए। ये विकास की धुरी होगी। और आज देखो, आज भी ब्लॉक लेवल विकास की धुरी है। आप जिस जिले में रहते हैं वहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तैनात होते हैं हर ब्लॉक के विकास के लिए। उनकी जिम्मेदारी है ब्लॉक का डेवलपमेंट करना। ये बात अलग है कि बेचारे नहीं कर पाते क्योंकि खुद का करियर ब्लॉक्ड है, इसलिए उनका नाम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लॉक का विकास करते इसलिए है, लेकिन उनके पास करियर ऑप्शन अच्छे नहीं है। तो जिसके पास करियर ऑप्शन अच्छे नहीं है वो क्यों पूरे मनोयोग से काम करेगा, नीचे मनोबल से काम करेगा। एनीवे, तो ब्लॉक को विकास की धुरी बनाने की सिफारिश की, और आज तक हमारे देश में ब्लॉक विकास की धुरी बना हुआ है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की गई बलवंत राय मेहता के द्वारा। ये पेज बेहद इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने लिखा। अब इस सिस्टम को, सिफारिशें तो आ गई भाई, लेकिन अब इन सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी तो राज्य की थी। समिति किसने बनाई? भारत सरकार ने बनाई। पंचायतें भारत सरकार के अंतर्गत तो आती नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है, अभी हमने लिखा। तो भारत सरकार ने समिति बनाई, समिति ने सिफारिश तो दे दी, लेकिन अब लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की नहीं थी, भारत सरकार की नहीं थी। लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी। फिलहाल राजस्थान ने जिम्मा उठाया और 1959 फिर वही गांधी बाबा को तंग किया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज प्रारंभ हो गया। पीआरआई ही लिखेंगे आगे हम, वहां पर इसीलिए पीआरआई लिख दिया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत हो गई। इसका मतलब है कि राजस्थान पहला राज्य बना देश का जिसने हमारे यहाँ पंचायतों की शुरुआत की। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान पहला स्टेट है जिसने पंचायतों की शुरुआत की। फिर राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने लागू किया, फिर धीरे धीरे अन्य राज्यों ने पंचायती राज सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया। भारत सरकार को लगा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कुछ सपोर्ट करना चाहिए। तो समय समय पर अलग अलग समितियां बनाई जाती रही जिन्होंने समय समय पर पंचायती राज के विषय में अपनी सिफारिशें की, और उनके आधार पर पंचायती राज को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता रहा। कितना हो पाया, नहीं हो पाया, वो एक अलग विषय है, लेकिन प्रयास किया जाता रहा। इसी क्रम में एक समिति प्री के लिए, केवल 2 पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं इसलिए नोट लिख दे रहा हूं क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसे लागू नहीं किया जा सका। अशोक मेहता समिति बनाई गई जब जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो अशोक मेहता समिति बनाई गई और अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिशें दी। उन सिफारिशों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो सिफारिशें लागू बिल्कुल नहीं की जा सकी, लेकिन प्री में क्वेश्चन बन जाता है, फैक्ट है, क्योंकि अशोक मेहता समिति ने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायतों के बजाय द्विस्तरीय, 2 टियर पीआरआई, इसकी सिफारिश की अशोक मेहता ने कि 3 टियर के बजाय, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के बजाय 2 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू। मैंने पहले बताया कि लागू नहीं हो पाया। 830 लागू नहीं हो पाया। क्यों लागू नहीं हो पाया? क्योंकि 70 इन्होंने मोरारजी देसाई ने समिति बनाई थी और मोरारजी देसाई की सरकार जल्दी ही गिर गई। क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार जल्दी गिर गई, इसलिए लागू होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। नतीजा ये हुआ कि ये लागू नहीं हुआ। लेकिन 2-3 बातें महत्वपूर्ण थी, जैसे उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज के स्थापना की सिफारिश की थी। एक मंडल पंचायत यानी पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का समूह, और जिला स्तर और पंचायतों का समूह, यानी एक तरीके से कह लो मध्य, बीच का, शुरू का स्तर गायब। तो जिला स्तर को उन्होंने विकास का धुरी बनाने की सिफारिश की थी। अब बहुत गहराई में नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो कोई मतलब नहीं है आपको जानना, क्योंकि फिर कंफ्यूज करोगे, ज्यादा जानोगे तो, क्योंकि ये सिफारिशें लागू नहीं हुई। लेकिन हाँ, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचित जातियों या यूं कहें कमजोर वर्गों की भागीदारी का समर्थन भी इन्होंने किया था। कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी भागीदारी भी होना चाहिए। लेकिन ये सिफारिश लागू नहीं हो सकी, मैंने पहले बताया, इसलिए मैंने नोट में लिखा दिया। फिर आगे चल करके सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया 1986 में, LM सिंघवी समिति बनाई गई। LM सिंघवी समिति बनाई गई। लक्ष्मीमल सिंघवी संविधान के विशेषज्ञ थे, संविधान के जानकार थे, उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनाई गई। इन्होंने पीआरआई के पुनर्जीवीकरण, रिवाइटलाइजेशन हेतु सिफारिश की। पंचायतों के रिवाइटलाइजेशन, पुनर्जीवीकरण, फिर से जिंदा करें, सारे पंचायतों को फिर से जिंदा करें, इसके लिए उन्होंने सिफारिश की। क्या सिफारिश की उन्होंने पंचायतों के रिवाइटलाइजेशन के लिए? उन्होंने कहा कि पीआरआई को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। बीच में और भी कदम उठाए गए, जैसे कि हनुमंता राव का प्रतिवेदन आया कि जिले स्तर पर योजनाएं बने। बीच में यहां पर एक ये हनुमंता राव, नोट में ही लिखा रहे हैं लोगों का बहुत, क्योंकि इन लोगों को लागू नहीं किया गया। हनुमंता राव रिपोर्ट आई कि जिला स्तर पर योजना बने। अब तक जो योजना आयोग योजनाएं बनाता था, क्योंकि योजनाएं तो योजना आयोग बनाकर भेजता था, तो उन्होंने कहा कि भाई सब निचले स्तर पर सारा काम भेजो, लेकिन ये सब बस ऐसे ही रही, इसलिए नोट में लिख दिया। जो ठीक ढंग से काम हुआ वो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर हुआ।
उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवीकरण पर, रिवाइटलाइजेशन पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के बाद पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां, इसका परिणाम यह हुआ कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक तैयार किया गया और 65वां संविधान संशोधन विधेयक तैयार किया गया। ये पीआरआई के लिए तैयार हुआ, पंचायती राज संस्थाओं के लिए, और 65वां संविधान संशोधन तैयार हुआ नगर पालिका के लिए, लेकिन पारित नहीं हुआ। पारित नहीं हो पाया। राजीव गांधी की सरकार थी, पारित नहीं हो पाया। लोकसभा में पारित हो गया था, राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। फिर इसके बाद राजीव गांधी की सत्ता के बाद फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आ गई, चंद्रशेखर की सरकार आ गई, छोटे छोटे कार्यकाल की सरकारें थी, उनका मोटो बिल्कुल अलग था, मंतव्य दूसरा था, इसलिए वो इस विषय पर बहुत कार्य नहीं कर सके, इसलिए इस दिशा में कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। फिर जब 1991 में पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार आई, तब तक राजीव गांधी की डेथ हो चुकी थी, उनकी हत्या की जा चुकी थी। तो ये तय किया गया कि भाई जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करना चाहते हैं इसकी शुरुआत की जाए। कैसे किया गया? जो नाथूराम मिर्धा थे, राजस्थान के पहले पंचायत राज मंत्री थे, देश के पहले पंचायत राज मंत्री माने जाते हैं नाथूराम मिर्धा। तो नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और नाथूराम मिर्धा से कहा गया कि भाई कैसे भी करो ये विधेयक पारित होना चाहिए दोबारा जब पेश हो। तो उन्होंने देखा जिन जिन मुद्दों पर राज्यसभा में मतभेद थे सब उन्होंने निकाल बाहर किए और फिर से विधेयक पेश कर दिया गया और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के नाम से वो पारित हो गया। 73rd ये तो पारित नहीं हुआ, फिर आगे चल करके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 संसद ने पारित कर दिया, फिर राज्यों के पास भेजा गया, फिर आधे राज्यों ने भी अपनी सहमति दी, फिर जाकर के पारित हुआ पीआरआई के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए। और इसी के साथ ही पारित हुआ 74वां संविधान संशोधन, एक ही साथ पारित किया गया नगर पालिकाओं के लिए, नगर पालिका के लिए। इस तरीके से ये पंचायती राज की विकास यात्रा शुरू हुई संवैधानिक दर्जा देने तक। और जब संवैधानिक दर्जा मिल गया पंचायती राज संस्थाओं को, तो अब पंचायती राज संस्थाएं इस संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बनाई और चलाई जाती हैं। कैसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बनाई और चलाई जाती हैं, अब इसी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आगे जो हम लोग अध्ययन करेंगे अब यहां पर वो होगा पंचायतें भाग 9, पार्ट 9। ये हिस्ट्री थी पंचायतों के विकास की। अब इस भाग 9 में पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243, वो परिभाषाओं का आर्टिकल है। इसमें सारी परिभाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल कुछ ही परिभाषाएं हैं जो एक परिभाषा है ग्राम सभा जो पूछी जा सकती है। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा पीआरआई नहीं है। पीआरआई क्या है? हमने पीआरआई पहले लिख दिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ग्राम सभा कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है, पीआरआई नहीं है। तो ग्राम सभा पंचायती राज संस्थान नहीं है तो है क्या? यानी ये पंचायत की तरीके से कामकाज नहीं करेगी, निर्णय नहीं लेगी, नीतियां नहीं बनाएगी, तो है क्या? ये गांव के मतदाताओं का समूह है। एक तरीके से कहें निर्वाचक मंडल, इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। यही गांव पंचायत, ब्लॉक लेवल की पंचायत, जिला लेवल की पंचायत, सारी पंचायतों का चुनाव यही करती है, यही करेगी। तो जो ग्राम सभा है वो पंचायती राज संस्था नहीं है, वो पीआरआई नहीं है। क्या है? गांव के मतदाताओं का समूह है, जो गांव के मतदाता हैं उन्हीं का समूह है पंचायती राज ग्राम सभा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गांव में रहते हैं और आपकी उम्र 18 साल हो गई, आपकी आयु 18 साल हो गई, तो 18 साल ही तो है वोट देने की उम्र, आपकी उम्र 18 साल हो गई तो आप ग्राम सभा के सदस्य हो गए, अपने आप हो गए, कहीं लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आधार में नाम रजिस्टर कराते हैं और जगह जगह कराते हैं ना, वोटर आईडी कार्ड में कराते हैं, तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। आप 18 साल के हो गए और 18 साल के होने के बाद आप अपने आप ग्राम सभा के सदस्य हो गए। तो ग्राम सभा पंचायती राज संस्था नहीं है, बल्कि ग्राम सभा निर्वाचक मंडल है। अब इस विषय में ये तो परिभाषा हो गई, परिभाषा हो गई आर्टिकल 243A में, 243। लेकिन अब यहां पर आर्टिकल 243A, क्योंकि कई परिभाषाएं हैं गांव की, ग्राम सभा की, उससे कोई मतलब नहीं हमसे, केवल एक परिभाषा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243A में ग्राम सभा के बारे में और बातें बताई गई हैं। क्या बात बताई गई है? ये कहता है कि राज्य विधानमंडल, क्योंकि राज्य सूची का विषय है ना पंचायतें, तो राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, कानून बनाकर विधि द्वारा ग्राम सभा की बैठकों आदि का वर्णन करेगा। ग्राम सभा कैसे बनेगी, ग्राम सभा कब कब बैठेगी, ग्राम सभा कब कब कार्य करेगी, क्या क्या कार्य करेगी, ये सब कुछ राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, कानून बना करके करेगा। जैसे कभी कभी ये प्रावधान किया गया है कि भाई कुछ राज्यों में कि ग्राम सभा की साल में 2 बैठक होनी चाहिए, कहीं है कि साल में 3 बैठक होनी चाहिए, ये प्रावधान किए गए हैं। ग्राम सभा की शक्तियां क्या होंगी? शक्तियां भी राज्य विधानमंडल कानून बना करके देगा कि पंचायतों पर निगरानी करेगी या पंचायतों की जांच समीक्षा करेगी या क्या करेगी, ये कुछ क्लियर नहीं है। राज्य कानून बना करके करेंगे, राज्य कानून बनाते नहीं है, राज्य ऐसे ही गोलमाल करते हैं। तो ये ग्राम सभा के बारे में चर्चा है। अब ग्राम सभा तो पीआरआई नहीं है, तो पीआरआई क्या है?
3 स्तर की पंचायतों का गठन किया गया है, त्रिस्तरीय। आर्टिकल 243 बी कहता है कि त्रिस्तरीय पीआरआई होगी, 3 स्तर की पंचायती राज संस्था होगी। कौन कौन सा स्तर होगा? ग्राम स्तर होगा, मध्य स्तर होगा और जिला स्तर होगा। लेकिन यहां पर एक शर्त है, मध्य स्तर वही बनाना होगा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख या उससे अधिक है। यह इंपॉर्टेंट बात है कि वैसे तो 3 स्तर की पंचायतें बनाई जाएंगी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन यह है, इसका एक अपवाद यह है कि अगर मान लो छोटे राज्य हैं जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है और वहां परंपरागत तरीके से 2 स्तर की पंचायतें काम करती रही हैं, तो ऐसे छोटे राज्यों में 3 स्तर की पंचायत थोपी नहीं जाएगी, बल्कि वहां 2 स्तर हो सकता है, गांव का और जिला। यानी अशोक मेहता भी आगे थोड़े थोड़े, है ना, क्योंकि उन्होंने 2 स्तर की बात की थी। हालांकि उन्होंने गांव की बात नहीं की थी, उन्होंने मध्य स्तर और जिला की बात की थी, उन्होंने गांव की बात नहीं की थी। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें यह कहा गया कि गांव का स्तर होगा, मध्य स्तर होगा, जिला स्तर होगा, लेकिन जो मध्य स्तर है, ब्लॉक लेवल है, वो वही बनाया जाएगा जिस राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख या उससे ज्यादा है। अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख या उससे कम है तो वहां बीच का स्तर नहीं बनाया जाएगा। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि इन सब पंचायतों का नाम क्या होगा, संविधान नामकरण नहीं बताता। देखो यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब आप गांव में रहते हो तो आप पंचायतों के बारे में बहुत सारी बातें जानते हो, शहरों में रहते हो बहुत कुछ नगर पालिकाओं के बारे में जानते हो। जब आपसे आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो जानते हो उससे आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि पंचायतें और नगर पालिकाएं स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसलिए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होने के नाते राज्यों ने अलग अलग कानून बना करके अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। यहां हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा, संविधान से पूछा जाएगा। इसलिए मैं यहां पर केवल कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूं, मैं यहां पर केवल कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूं। इसलिए जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, इस ध्यान रखना, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो यह ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा है। अगर आप राज्य के बारे में जो जानते हो उसको ध्यान में रख करके आपने आंसर कर दिया तो यकीनन आपका आंसर गलत हो जाएगा। यह बड़ा बारीक सा डिफरेंस है, क्योंकि जानते हो आप बहुत कुछ है, लेकिन जो कुछ जानते हो वो करना नहीं है, वो नहीं करना, क्योंकि जो जानते हैं अगर वो कर दिया तो गलत हो गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकमेंडेड है, जो संविधान में लिखा है, आईएएस में क्वेश्चन केवल वहीं से आता है। इसलिए हमें केवल उन बारीकियों को समझना है और उसी के आधार पर आंसर करना है, वरना क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाएंगे। तो किसी भी स्तर की पंचायत का नामकरण नहीं है, राज्यों को जिम्मेदारी दे दी गई तुम कर लेना, और मध्य स्तर की जो पंचायत है वो केवल वही होगी जो 20 लाख से अधिक की पॉपुलेशन वाले स्टेट है, अन्यथा नहीं होगी। अब ये तो पंचायतों की संरचना हो गई, 3 स्तर की। गठन कैसे होता है पंचायतों में, कैसे कौन कौन से सदस्य चुने जाते हैं, कहां कहां से आते हैं, तो अब ये डिस्कशन थोड़ा थोड़ा और टेक्निकल होता जा रहा है। तो इस टेक्निकलिटी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की क्लास पूरे 2 घंटे की नहीं रखेंगे, मैं भी थका हुआ हूँ और जब से आया हूँ तब से लगातार क्लास भी ले रहा हूँ, तो रेस्ट नहीं कर पाया हूँ। तो इसलिए आज की क्लास पूरे 2 घंटे की नहीं लेंगे हम लोग। और एक बात, दूसरी बात, थोड़े से अब डिस्कशन जो है वो थोड़े से टेक्निकल मोड पर जाएंगे। और तो जो बेसिक छोटी छोटी बातें हैं वो आप ध्यान में रखना। चैट मेरे सामने ऑन हो गया है, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो क्वेश्चन पूछ सकते हो।